Good morning, students. Today we'll study class 8 civics chapter 3 why do we need a parliament. फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि पार्लियामेंट क्या है और पार्लियामेंट की टू हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने डिस्कस किया और पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या है, उसके रोल क्या है, ये हमने देखा था। तो उसका जो रोल ऑफ पार्लियामेंट में हमने फर्स्ट पढ़ा उसका टू टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, किस तरीके से नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करते हैं और उसमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे उसका सेकंड फंक्शन है टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ये कैसे होता है, ये कैसे काम करते हैं इसका। तो आपने पहले देखा कि किस तरीके से जो उनका रोल फंक्शन था कि किस तरीके से नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होती है ना। अब सेकंड है हाउ कैन पार्लियामेंट परफॉर्म द जो टास्क है कि टू कंट्रोल गाइड और इन्फॉर्म, ये जो गवर्नमेंट है वो इस काम को कैसे कर पाते हैं। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले इनका रहता है एक क्वेश्चन आवर। द पार्लियामेंट वाइल द सेशन बिगिनस विद अ क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर से सेशन शुरू होता है। क्वेश्चन आवर में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ जो काम कर रही है उसके कुछ रूलिंग पार्टी के मेंबर्स रहते हैं और कुछ मेंबर्स जो रहते हैं वो कौन रहते हैं, अपोजिशन पार्टीज वगैरह के रहते हैं। तो इस क्वेश्चन आवर में वो लोग कुछ भी उनसे रिलेटेड जो भी काम उन्होंने किए हैं, जो रूलिंग पार्टी जो काम कर रही है उससे रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन आवर में। ठीक है, क्वेश्चन आवर में इम्पॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, ये एक इम्पॉर्टेंट वे है जिससे तो पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करता है किस पे, एग्जीक्यूटिव पे। देखिए एग्जीक्यूटिव जो है, अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बन गया उनको किसी को पता था कि एग्जीक्यूटिव बना देते थे, है ना। जो लीडर रहता था वो रूलिंग पार्टी का वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते थे और प्राइम मिनिस्टर फिर क्या करते थे, उस उन्हीं एमपीज़ वगैरह में से क्या करते थे, वो किसी को दूसरा एग्जीक्यूटिव बनाते थे, जैसे होम मिनिस्टर किसी को, डिफेंस मिनिस्टर किसी को, एजुकेशन मिनिस्टर, है ना, ये सब बना रहे थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये सब एग्जीक्यूटिव है ये। तो यही इम्पॉर्टेंट वे है जो क्वेश्चनिंग आवर है। इसमें क्या होता है, इम्पॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, इसके थ्रू क्या होता है, पार्लियामेंट जो है वो जो एग्जीक्यूटिव का वर्क है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उन पे मान लीजिए उन्होंने कुछ काम किया है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ये फेवर में है या फेवर में नहीं है, तो जो दूसरे व्यक्ति एमपीज़ हैं वो इनसे उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना। एमपीज़ कैन आस्क क्वेश्चन ऑन द वर्किंग ऑन द गवर्नमेंट। जो एमपीज़ मतलब देखिए जैसे कि 240, आपको पता है कि लोकसभा में कितनी टोटल सीटें हैं, 545 सीट्स होती हैं। तो 545 में से 543 प्लस टू कौन थे, एंग्लो इंडियंस थे जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और उसमें से 543 में से हमने जैसे देखा जो रूलिंग पार्टी है उनको कम से कम 272 से ऊपर उनको उनके पास कितने वोट होने चाहिए, 272 तक उनके पास वोट्स, उनके पास क्या होने चाहिए, इतनी सीटें होनी चाहिए, 272 सीटें हो जाए, मेजॉरिटी की सीटें होनी चाहिए। तो यदि इससे ज़्यादा किसी के पास है तो वो क्या होता है, रूलिंग पार्टी। और बाकी जो अब देखिए जैसे 543 है ना, तो दो तो एंग्लो इंडियन हो गए इसमें से, और इसमें से मान लीजिए किसी ये पार्टी है उसको किसी को 282 सीट्स मिले। अब 280 सीट्स में तो ये रहेंगे और बाकी रेस्ट ऑफ में जो बाकी रेस्ट ऑफ एमपीज़ हैं, जो यहाँ रेस्ट एमपीज़ हैं, तो वो क्या होंगे, अपोजिशन पार्टी में होंगे, वो दूसरी पार्टी में वहाँ होंगे। तो वो एमपीज़ जो है ये तो रूलिंग पार्टी के एमपीज़ हो गए, और बाकी जो एमपीज़ बचे हैं वो क्या करेंगे, इनके वर्किंग पे क्वेश्चन, इनको उनके काम के लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन हाईलाइट द ड्रॉबैक्स इन द वेरियस पॉलिसीज़ एंड द गवर्नमेंट। ये क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन आवर्स में जो भी यदि कोई पॉलिसीज़ बनी हैं, कोई रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, तो ये उनके ड्रॉबैक को वहाँ पर बता सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि ये आपकी ये पॉलिसीज़ जो बनी है इसमें ये ड्रॉबैक है, ये वो बता सकते हैं। क्लियर। और
द अपोजिशन पार्टी प्ले क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। क्यों? देखिए, अब जो अपोजिशन पार्टी मैंने बताया कि यदि रूलिंग पार्टी को ज़्यादा, जिसके पास मेजॉरिटी वोट रहते हैं वो रूलिंग पार्टी होती है, रेस्ट आर देयर इन अपोजिशन पार्टी। तो जो सेकंड अपोजिशन पार्टी में कौन रहता है? जिसके पास सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं वो अपोजिशन पार्टी में जाता है ना। तो जो अपोजिशन पार्टी है वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है और फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। क्यों? यदि मान लो कि पूरी की पूरी सीट जो है, कभी ऐसा हो कि चुनाव हो और जितनी 543 जितनी सीट्स हैं ये सारी एक पर्टिकुलर पार्टी को मिल जाए, तो क्या होगा इससे? तो ये जो एक ही पार्टी को मिल जाएगा तो ये पार्टी तो अपने मनमानी तरीके से काम करेगी, जिसका जो मन करेगा वही काम करेगी ये पार्टी। लेकिन इसके लिए एक हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बोलना चाहिए फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, कि अपोजिशन पार्टी जो है वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती चलती, उनके कामों को वो क्रिटिसाइज़ करती है। यदि कोई गलत काम हो रहा है तो वो उनके कामों को क्रिटिसाइज़ भी करती। कौन? अपोजिशन पार्टी। क्लियर? और ये क्या करते हैं? इन द मैटर ऑफ रिगार्डिंग द फाइनेंस पार्लियामेंट अप्रूवल इट्स क्रूशल ऑफ द गवर्नमेंट। यदि मान लीजिए कभी कुछ गवर्नमेंट गेट्स अ वैल्यूबल फीडबैक, ओके दिस वन नॉट ओके, अपोजिशन पार्टीज प्लेज अ क्रिटिकल, ये भी बता दिया मैंने। इन दिस मैटर रिगार्डिंग द फाइनेंस पार्लियामेंट अप्रूवल इज़ क्रूशियल ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए, यदि कुछ फाइनेंस की ज़रूरत है तो कोई भी अपनी मर्ज़ी से कितना भी पैसा कहीं पर भी यूज़ कर रहा है, कहीं लगा रहा है, ऐसा नहीं। ये जो उनका अप्रूवल, पार्लियामेंट का अप्रूवल होना, वहाँ से जब तक ये पास नहीं होगा किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। उनका रिगार्डिंग फाइनेंस जो है पार्लियामेंट का भी अप्रूवल बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब एमपीज़ आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। आपको पता है जो भी एमपीज़ कैसे चुन के जाते हैं, वो लोग उनको वोट देते हैं तभी वो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। दे प्ले अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट। और जो एमपीज़ होते हैं, क्योंकि वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल रहते हैं और एक रोल प्ले करते हैं। कैसे? उनका क्या रोल रहता है सेंट्रल रोल में? एक कंट्रोलिंग करना, गाइडिंग करना और इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट, एंड दिस इज केप्ट एक्सेप्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये एमपीज़ आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल और ये इनका काम है, ये क्या प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट इनका, कि सेंट्रल रोल उनका काम है कंट्रोल करना, गाइडिंग करना और इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट। तो इस तरीके से जो पूरा काम है पार्लियामेंट का जो रोल है वो देखिए कैसे करते हैं, टू कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं। क्लियर? और थर्ड इनका थर्ड था लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग के लिए आपका इसके बाद वाला चैप्टर जो है वो पूरे लॉ मेकिंग पे ही है। तो अनदर फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ मेकिंग अ लॉ फॉर द कंट्री। ये लॉ बनाते हैं कंट्री के लिए, जिसको हम पूरे डिटेल में फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये है एक और पॉइंट बचा है, हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में लोग हैं वो कौन है? हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द नेशन। जो पार्लियामेंट है वो हमारे पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करती है। कैसे? कोई एमपी से है, कोई कर्नाटका से, कोई आंध्रा से है, कोई पंजाब से है, कोई बिहार से है, कोई गुजरात से है, कोई आसाम से है, कोई मिज़ोरम से है ना। हर तरफ से यहाँ पर क्या है, एमपीज़ चुन के आते हैं हर स्टेट से, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि पार्लियामेंट क्या है, रिप्रेजेंट द पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट हमारा। पीपल फ्रॉम द वेरियस बैकग्राउंड पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट। और पीपल जो है डिफरेंट बैकग्राउंड मीन्स आप बोल दीजिए रूरल एरिया हो गया, और जिनका रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो भी क्या है, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग क्या है पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित्स एंड द बैकवर्ड क्लासेस। आप देखिए जो पार्टिसिपेशंस किसका बढ़ा, दलित, आपको पता है दलित आर नोन एज ऑल्सो नोन एज ब्रोकन, है ना, क्लास 7 में पढ़ा था हमने। और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं
इनका भी जो देयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग, इनका भी जो पार्टिसिपेशंस है वो इंक्रीज़ हुआ है ना। पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस, इंक्रीज़ हुआ इनका पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ दलित्स का और बैकवर्ड क्लासेस लोगों का। टू इंश्योर दैट द कम्युनिटीज़ that therefore has been historically marginalized are given adequate representative। देखिए यहाँ देखिएगा, अब इसको एक एग्जांपल से समझते देखिएगा ना। इनके लिए एक, अब देखिए ये जो एक इस तरीके से देखिए क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है कि टोटल सीट आपको दिखा रहा है 543 सीट्स हैं हमारी, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि देखिए जनरल की कैटेगरी का कितने लोग हो सकते हैं, ये देखिए जनरल कैटेगरी के 412 और SC 84 है ना, 84 कैटेगरी। ST वाले मतलब उनके लिए क्या है, फिक्स कर दिया गया है कि इतनी सीट्स पर इतने लोग आते हैं, तो और ST लोग 47 है। तो देखिए ये पूरा बता रहा है, ये सीट्स को डिवाइड कर दिया है ना। ओके दिस वन ओके। अब रिजर्वेशन फॉर द सीट्स इन द पार्लियामेंट फॉर SC, वही बताया कि रिजर्वेशन उनके लिए रखा गया है कि जो मार्जिनलाइज थे, जो पीछे रह गए थे, जो आपकी आप बोल सकते हैं जैसे दलित वर्ग है, ST है, ST कास्ट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स लोग हैं, जो कभी पीछे रह गए हमसे, पीछे रह गए थे, उनको आगे लाने के लिए एक रिज़र्व उनके लिए एक सीट उनके लिए रिज़र्व कर दी गई है इन पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे अभी मैंने दिखाया कि ये 543 सीट्स में से कितनी कितनी सीटें उनके लिए रिज़र्व कर दी गई थी, है ना। ST के लिए अलग, SC के लिए अलग, जनरल के वालों के लिए अलग, तो इस तरीके से सीट उनके लिए रिज़र्व कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली हियर हैज़ बीन डिमांड फॉर द रिजर्वेशन सीट, जिस तरीके से इनके लिए डिमांड किया गया उसी तरीके से पार्लियामेंट में ये भी डिमांड रखा गया कि वुमेन के लिए भी क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। किसके लिए, वुमेन्स के लिए भी कहाँ पार्लियामेंट्स में सीट्स के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन, क्यों मांग की ऐसे, ड्यू टू द वेरी लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन्स MP इन पार्लियामेंट एंड टू मेक पार्लियामेंट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या था कि क्योंकि जो पार्लियामेंट था वहाँ पे जो लोग चुन के आते थे रिप्रेजेंटेटिव, उसमें जो थी औरतों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, सिर्फ मेल रहते थे वहाँ पे। तो ताकि और रिजर्वेशन इसीलिए मांग की गई कि सीट्स उनके लिए भी रिज़र्व रखा जाए, ताकि जो उसमें जो पार्लियामेंट में है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वुमेन्स का जो कम था वो कम ना रहे, है ना। ड्यू टू द वेरी लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन MPs इन द पार्लियामेंट एंड टू मेक पार्लियामेंट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, और ताकि सभी को सीट मिले तो क्या है वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव कर सके, इसलिए उनको औरतों के लिए भी रिजर्वेशन का मांग किया गया, ठीक है। तो आपका ये जो चैप्टर था इसके जो मेन पॉइंट्स है ये मैंने आपको करा दिया है। ये ग्रॉसरी है, इसको या आपको पढ़ना है, इसको अपनी कॉपी में भी लिखना होगा। अप्रूवल, कोलिशन गवर्नमेंट क्या बता हुआ है, अनरिजॉल्व क्या होता है, सिचुएशन इन विच देयर आर नो इजी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसको रिसॉल्व, अनरिजॉल्व बोल रहे हैं। कोलिशन क्या अभी मैंने चैप्टर में समझाया था। तो ये चीज़ें हैं इस चैप्टर में, और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। इसको बहुत अच्छे से आप अपनी बुक को रीड आउट कीजिएगा।